सुंदरबन का बाघ जो है दुनिया का इकलौता बाघ का पॉपुलेशन होगा, भारत और बांग्लादेश मिला के, जो मछली और केकड़ा भी खाता है। वाह। तो अडॉप्ट किया उसने नेचर के साथ रह बिल्कुल के, बिल्कुल ये लोकल अडेप्टेशन है, डाइट का अडेप्टेशन है। एक बाघ या कोई भी एक जानवर को हम मैनीटर सिर्फ तभी कह सकते हैं जब वो खाता है, अगर स्टॉकिंग करता है। स्टॉकिंग मतलब आपको फॉलो कर रहा है, आपको मारता है और फिर आपका बॉडी को कंज्यूम करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि सुंदरबन के बाघ सॉल्ट वाटर एरिया में, नमक ज़्यादा है वहाँ के पानी में, उस वजह से उनको वहाँ के बाघों को जो है इंसान का फ्लैश या मीट जो है वो अच्छा लगता है। वो वाले मसले को हम छोड़ देते हैं, मतलब सरहदें और बाकी देश से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट बिल्कुल करना। क्योंकि बाघ को सरहद दिखता नहीं है, बिल्कुल बाघ को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। वो लोग सुंदरबन, बांग्लादेश के सुंदरबन के हिस्से में काम करते हैं, हम लोग भारतीय सुंदरबन की तरफ काम करते हैं। एक दूसरे से हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं, प्रेरणा लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेर खां और आज हमारे साथ जो साहब हैं उनका नाम है अभिषेक घोषाल साहब, जो कि WTI से आते हैं। आप साहब ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो घोषाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये किन किन जगहों पे काम करते हैं और बेसिकली इनका कोर एरिया जो काम का है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक संरक्षण के लिए संस्था है। हम अपने कुदरती जो धरोहर है उसे कायम रखने के लिए, वन्य जीव का संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं लगभग पूरे देश भर में, कश्मीर से लेके केरला, नागालैंड से लेकर गुजरात। वाह। सारे जगहों पर हमारा लगभग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है और तरह तरह की मुद्दे पर हम लोग काम करते हैं। कहीं पे हम काम करते हैं कोई एक खास जीव का रिकवरी के लिए, उसको बचाने के लिए, उनके संख्या में वृद्धि लाने के लिए। कहीं हम काम करते हैं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए। कहीं हम काम करते हैं एक कोई अगर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किसी वजह से बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड नहीं है, तो उसको किस तरह से हम वापस ला पाएँ, किस तरह से उस प्रोटेक्टेड एरिया का जो फंक्शन उसे करना चाहिए वो कैसे वापस लाया जाए, इस तरह का भी हम लोग काम करते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे फ्लड के टाइम पे कोई भी बाकी दुर्घटना के वजह से बहुत जंगली जानवरों को नुकसान होता है, तो हम लोग हमारे रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसी काम पे जुटे हुए हैं। क्या बात है। हम लोग समुंदर में भी हैं, कोरल रीफ का रिकवरी के लिए हम लोग काम करते हैं। वेल शार्क के ऊपर हम लोग उनके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। सुंदरबन में हम लोग मैंग्रोव्स के लिए उसी पे आऊँगा। तो आज की हमारी स्टोरी भी जो है वो सुंदरबन पे भी है, वन पे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें से रिक्वेस्ट किया था कि सुंदरबन पे बात होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि घोषाल साहब 2018 से सुंदरबन के लिए काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके। और मैं ये बता दूं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो 3 नदियों से मिलकर बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। और 1985 में इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया था। 2022 की सेंसस की हम बात करें तो वहाँ पे करीब 101 टाइगर आज के में सुंदरबन में हैं। और सुंदरबन एक बहुत आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे करीब 45 लाख के करीब लोग बसते हैं, रहते हैं। और एक सुंदरबन की और खूबी है जो मैंग्रोव्स के जंगल हैं, जो काफ़ी हद तक कोस्ट को बचाते हैं, यानी गांव वालों को बचाते हैं। जब कभी बाढ़ या सुनामी आती है तो वो उनको रोकने में भी काफ़ी मदद करते हैं। यस, साइक्लोन जब आते हैं तो उनको मदद करते हैं। और वहाँ पे फिशिंग कैट, सॉल्ट वाटर मगरमच्छ और एक कछुआ होता है जिसको हम वाटर वल्चर भी कहते हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने बता दी। अब आपसे जो मैं पूछूंगा वो सबसे बड़ा मेरा जो सवाल आपसे है कि एक मिथ है, एक डर है लोगों में, मतलब मैं सुंदरबन कभी नहीं गया हूँ,
लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो सुंदरबन के अंदर गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। इस बात में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? तो एक ज़माना था जब लोग शहद के लिए, क्रैब कलेक्शन के लिए जी। सुंदरबन के जंगल के अंदर जाते थे। और क्योंकि उस इलाके में बाघ का जो डेंसिटी है या घनत्व है वो काफ़ी अच्छा है, तो लोग और बाघ के बीच में टकरार के वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सुंदरबन में कई सारे ऐसे कदम उठाया गया वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वन विभाग द्वारा, जैसे कि नायलॉन नेट फेंस लगाया गया है लगभग पूरे टाइगर रिजर्व के बराबर, बाउंड्री के बराबर। तो यूनेस्को साइट होने के साथ साथ सुंदरबन एक नेशनल पार्क भी है जी। और टाइगर रिजर्व भी है। तो नायलॉन नेट फेंस अच्छे तरीके से लगाने के वजह से और सबसे ज़रूरी अच्छे तरीके से मेंटेन होने के वजह से बाघ का जंगल से निकल के गांव के तरफ आना काफ़ी हद तक कम हो गया है। लोग जो अंदर जाते थे शहद इकट्ठा करने के लिए, उनके साथ अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वन विभाग का एक कर्मचारी को ड्यूटी पे लगाया जाता है उनके सुरक्षा के लिए। वाह। तो पहले कई ऐसे गांव थे जिसमें बहुत सारे मर्द लोग, खास करके जो लोग शहद के लिए अंदर जाते थे, उनको नुकसान होता था और जान गंवा बैठते थे जी। लेकिन पिछले अभी लगभग 5-7 सालों से वो ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। अभी जो है मेनली जो लोग क्रैब कलेक्शन के लिए, केंकड़ा कलेक्शन के लिए जाते हैं, उन पर आक्रमण ज़्यादा दिख रहा है और उनको सुरक्षा देने के लिए हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा देखा गया है अक्सर कि जब वो बोट पे जाते हैं तो एक मास्क भी पीछे लगा के जाते हैं, ताकि टाइगर इज़ वेरी गुड स्विमर ऑल्सो, स्विम बहुत मतलब तैरता बहुत अच्छा है, और कई बार बोट से भी उठा करके वो इंसानों को ले जाता है। तो ये जो मास्क वाली थ्योरी है ये काम करती है? मास्क काम करती है कुछ समय के लिए, क्योंकि बाघ भी सीखता है। हाँ। तो आप चाहे सर के पीछे यहाँ पे आप मास्क लगाएं, या फिर जो लोग वहाँ पे जो मड फ्लैट्स हैं नदी के किनारे, एकदम दलदल सा ऐसे ज़मीन है लो टाइड में, वहाँ से मान लीजिए केंकड़ा कलेक्शन करते हैं, या फिर प्रॉन सीड जो लोग कलेक्ट करते हैं, ये आपका चिंगरी का छोटा छोटा लार्वा कलेक्ट करते हैं औरतें, उस समय पे देखा जाता है कि टाइगर का आक्रमण उन पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके रेंज में वो चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जंगल के किनारे हैं, नदी और जंगल के किनारे हैं जी। तो वहाँ पर आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। बोट के ऊपर डायरेक्टली आक्रमण जो है वो काफ़ी कम है, होता है लेकिन काफ़ी कम है। तो जो लोग दलदल एरिया में उतर के केंकड़ा कलेक्शन करते हैं जी, वो लोग और पहले जो शहद कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, वो लोग मास्क का इस्तेमाल करते थे और कुछ हद तक वो काम किया है। लेकिन कुछ समय बाद टाइगर भी बाघ सीख जाता है और फिर आपको कोई दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। एक और थ्योरी मैंने कई बार पढ़ी भी है, कई लोगों से बात भी की जो एक्सपर्ट हैं, कि टाइगर अपनी टेरिटरी में रहता है और टेरिटरी को मार्क भी करता है सेंट मार्किंग के थ्रू। लो टाइड हाई टाइड वहाँ पे आता है, जिसके वजह से उसकी टेरिटरी का जो सेंट मार्किंग वो मिट जाता है और वो बहुत अग्रेशन में रहता है कि मेरी टेरिटरी में कोई और आ गया। और वहाँ पे हंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंग्रोव्स के जंगल उनके पैर में इंजरीज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन है, क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है उसे मैन ईटर बनाने में? मैन ईटर, देखिए, ये जो मिथ है या हमारे लोगों के दिमाग में एक है कि सुंदरबन के बाघ मैन ईटर होते हैं, नरखादक होते हैं, ये सरासर गलत है। ये मिथ है बेसिकली। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। तो एक आप अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सारे उसके अमेंडमेंट्स के साथ देखेंगे, तो एक बाघ या कोई भी एक जानवर को हम मैन ईटर सिर्फ तभी कह सकते हैं जब वो खाता है, अगर स्टॉकिंग करता है। स्टॉकिंग मतलब आपको फॉलो कर रहा है, आपको मारता है और फिर आपका बॉडी को कंज्यूम करता है। और ये अगर एक से ज़्यादा
केसेस होते हैं, बार हुआ, तब जाके आप उसे डिक्लेयर करते हैं। मैनीटर का तकमा दे सकते हैं और वो स्टेट अथॉरिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी दे सकते हैं। सुंदरबंस में ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि सुंदरबन के बाग सॉल्ट वाटर एरिया में नमक जी, ज़्यादा जी, है जी। वहाँ के पानी में, उस वजह से उनको वहाँ के बाघों को जो है इंसान का फ्लैश या मीट जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई वैज्ञानिक व्याख्यान है नहीं। यह हमारा मानना है, लोगों का मानना है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो वहाँ के जंगल में लोग जाते हैं, जाते हैं और शायद जाते रहेंगे। और बाघ का घनत्व वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होने के कारण आप समझ लीजिए 4 से 5 बाघ मिलता है हर 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। यानी 25 स्क्वायर किलोमीटर का एक टेरिटरी बना के वो रहते हैं। वो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल टाइगर के ऊपर। तो डेंसिटी अच्छा है वहाँ पे, लेकिन लोगों का भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जिस ब्लॉक में काम करते हैं, कुलतली ब्लॉक, वहाँ का सिर्फ वहाँ का डेंसिटी है 350 फैमिलीज ह्यूमन पर स्क्वायर किलोमीटर। 350 लोग रहते हैं हर वर्ग किलोमीटर में। तो ऑब्वियसली लोगों का जंगल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ चीतल, मैं पूछने वाला था वहाँ प्रीवियस सबसे अच्छा क्या है? बिल्कुल वहाँ चीतल है, वाइल्ड बोर है, और सुंदरबन का बाघ जो है दुनिया का इकलौता बाघ का पॉपुलेशन होगा भारत और बांग्लादेश मिला के, जो मछली और केकड़ा भी खाता है। वाह! तो अडॉप्ट किया उसने नेचर के साथ रह के। बिल्कुल ये लोकल अडेप्टेशन है, डाइट का अडेप्टेशन है। दुनिया में कहीं और इस तरह का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर बाकी जगहों पे सांबर और चीतल जो है यही दो बाघ का मेन खाद्य होता है, लेकिन सुंदरबन में केकड़ा और मछली भी गिनती में आता है। ये टाइगर इसीलिए कहते हैं कि कैट फैमिली बहुत स्मार्ट होती है। टाइगर को लगा कि वहाँ पे एक दिक्कत प्रे की हो सकती है, तो उसने फिश और केकड़े को भी अपना खाना बोला। यहाँ पे एक सवाल और आता है सर कि सुंदरबन में धीरे धीरे डेवलपमेंट, जहाँ इंसान जाएगा तबाही लाएगा। मेरा ये मानना है, पृथ्वी का सबसे गिरा हुआ प्रजाति जो है इंसानों का है। मैं इसमें यकीन रखता हूँ और हर एपिसोड में बोलता हूँ। अब वहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, लोग भी तरक्की चाहते हैं। तो कैसे आप या आपकी जो WTI है एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द जंगल वाले लोग, जो जंगलात के लोग हैं, और वहाँ के लोकल? तो इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं कि कितना मुश्किल आने वाला वक्त में, कितना बड़ा चैलेंज होगा डेवलपमेंट के लिहाज से, जंगल को कितना नुकसान पहुँच सकता है या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? मेरा मानना यह है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है उस पे हमें ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ जानवर के बारे में नहीं सोचते हैं जी। हम लोग लोकल लोगों के साथ मिलके और वहाँ के सरकार के साथ मिलके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम काम करते हैं ताकि लोग और जानवर दोनों सुरक्षित रहें। सुंदरबंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लोगों का जो जीविका है वो जंगल के ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा हद तक निर्भरता है। गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और लोग जंगल के अंदर कई वजह के लिए जाते हैं, जैसे कि शहद इकट्ठा करना, केकड़ा उठाना, मछली और प्रॉन सीड। अब हमारा मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि कैसे लोगों को जंगल से हटाया जाए, बल्कि हमारा मुद्दा या काम इस तरह से होना चाहिए कैसे उनका जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो हर दिन का जो काम है, काम करने का तरीका उसे और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो हम लोग, तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि नाइलन नेट फेंस और ये जो शहद कलेक्ट करने के लिए जो लोग जाते हैं उनके साथ एक गार्ड, विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक स्टाफ को अगर अटैच करके लोगों का डेथ हम लोग कम कर पाए हैं, तो जो लेजिटिमेट तरीके से जंगल जा रहे हैं उनके बोट में अगर एक अलार्म सिस्टम लगाया जा सकता है। आजकल आप देखेंगे सारे आप जो टैक्सी कैब लेते हैं उसमें एक अलार्म सिस्टम होता है। तो वो एक GPS इनेबल्ड सिंपल अलार्म सिस्टम है। तो हम लोग इस तरह का जो काम है
उस पे हम गौर कर सकते हैं कि लेजिटिमेटली अगर आप जंगल के अंदर जा रहे हो, आपको अगर कुछ भी होता है तो आप वो अलार्म बजा सकते हैं, एंड डिपार्टमेंट के तरफ से या फिर हमारे तरफ से हम लोग एक बोट एम्बुलेंस भेज सकते हैं, ताकि जो भी जख्मी हुए रेस्क्यू उनको फटाफट तुरंत करके जो है हम लोग मेडिकल फैसिलिटी में या। पहुंचा सकें। दूसरी बात यह है, वहाँ पे क्रोकोडाइल के वजह से, मगरमच्छ के वजह से भी काफ़ी डेथ होती हैं। डेथ है। तो उसमें हम लोग कुछ टेम्पोररी एक्सक्लोजर टाइप का सोच सकते हैं। तो एक ग्रुप मान लीजिए अगर एक शोर लाइन के बराबर 2-3 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहे हैं, तो कोलैप्सेबल या पोर्टेबल टाइप का हम लोग अगर फेंस एक सेटअप करें लोकल मटेरियल यूज़ करके, जो वहाँ के मछुआरे भी बना सकते हैं अपने हाथों से, बिल्कुल उनके कारीगरी से। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उनके जीविका को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। बिल्कुल। और लोकल लेवल पे, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, लाइवलीहुड्स मिशन, कम से कम ये जो 3 विभाग हैं, इन तीनों को साथ में आना पड़ेगा। उसके तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं, और इनका जो एनुअल प्लान होता है वो कहीं ना कहीं साथ में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मान लीजिए सुंदरबंस की अगर हम लोग उदाहरण लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोशिश ये रहेगा कितने कम लोग जंगल के अंदर जाएं, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए लाइवलीहुड्स मिशन जो है या लाइवलीहुड्स डिपार्टमेंट जो है, उनका अगर मैंडेट ये है कि हम कितना ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन बढ़ा सकें या कितना ज़्यादा हम लोग फिशरीज़ कर सकें मैनग्रोव्स के एरिया में, तब दोनों जो हैं, दोनों डिपार्टमेंट जो हैं, वो लॉगर हेड्स में है, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाएगा। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे आगे चल के कि कैसे ऐसे मान लीजिए 3-4 जो मेन विभाग होंगे एक एक एरिया में, उन्हें एक टेबल पे बिठाया जाए, और ताकि उनका प्लानिंग जो है वो एक दूसरे का सहायता करे। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली अग्री सर। एक और चीज़ है कि वहाँ पे जिन लोगों की जान गई, मेल मतलब इंसान, उनकी विधवाएं रहती हैं, और एक कहा जाता है कि उनके गांव भी है। क्या ये सच है? आप उनसे मिले? एक नहीं, कई सारे गांव हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसे गांव में सारे के सारे जो हैं वो विधवाएं रहते हैं जी। एक ज़माना था जब सही में कुछ कुछ गांव में बहुत ज़्यादा हद तक मर्दें जो हैं वो जान गंवा बैठे जंगल के अंदर जाने के वजह से और बाघ द्वारा आक्रमण होने की वजह से। हम लोग कुलतली ब्लॉक में एक गांव में हम लोग काम करते हैं, देउलबाड़ी, नागेनाबाद, ये सब भी जो आप कह रहे हैं विडो विलेजेस, उनमें उसके गिनती में आता था। अच्छा। लेकिन जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कई सारे जो कदम उठाया गया है लोकल लोगों के द्वारा, वन विभाग द्वारा और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा, हमारा एक वहाँ लोकल पार्टनर के साथ हम काम करते हैं, लोकमाता रानी रासमणी मिशन, उनके काम के वजह से आज फॉर्चुनेटली उस तरह का और विडो विलेजेस है करके हम कह नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हाँ, सुंदरबंस कम हुई हैं जी, अब वो सारी चीज़ें पहले से हालात नहीं रहे। एक और अगर मैं बात पूछूं आपसे कि अब पहले के मुकाबले अब चूंकि अब टूरिज्म भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ रहा है, तो लोकल लोग क्या इस बात से खुश हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, मतलब एक आमद का जरिया बढ़ेगा? उस बारे में लोगों का क्या ख्याल है वहाँ पे? हम लोग डायरेक्टली टूरिज्म रिलेटेड काम करते नहीं हैं, लेकिन मैं खुद क्योंकि कलकत्ता में पला बड़ा हूँ और बचपन से सुंदरबंस काफ़ी करीबी से देखा है। सुंदरबंस में टूरिज्म मेनली 2 इलाके में है, एक सागर आइलैंड के तरफ, नामखाना सागर आइलैंड के तरफ, वहाँ अभी ये मकर संक्रांति का टाइम आएगा, वहाँ पे उस तरह का टूरिज्म है। फिर आपका ये बकखाली, फ्रेज़र आइलैंड, वहाँ पे नॉर्मल जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, टूरिज्म है। दूसरा हो गया गोसाबा के साइड में जो पाखीरालय, सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
उस इलाके में। तो टूरिज्म का जो जोन्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिमार्केटेड है सुंदरबंस में। ओके। आप नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के अंदर विदाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन आप जा ही नहीं सकते। और एनफोर्समेंट जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है वन विभाग की तरफ से। और जहाँ पे भी टूरिज्म है ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे वहाँ बहुत लोकल होम स्टेज हैं, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छी बात है, इको सिस्टम बना रहेगा बिल्कुल। आपका। तो लोकल लोगों ने होम स्टेज बनाए हैं नदी के किनारे और बहुत अच्छा लोकल एक्सपीरियंस देते हैं आपको। क्या बात है, उनके कल्चर को देखने का बिल्कुल मौका मिलता तो है। आप कहीं और जगह पे जाएंगे आपको लग्जरी मान मिलेगा। लीजिए वेस्टर्न फूड मिलेगा या कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा, एकदम लग्जरी आपको फैसिलिटी मिलेगा। सुंदरबंस में भी आपको लग्जरी मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोग जिस तरह से ज़्यादातर होम स्टेज या रिजॉर्ट्स चलाते हैं वो काफ़ी लोकल जो चीज़ें हैं उनके साथ, उनका कल्चर बिल्कुल वहाँ मतलब वो चीज़ें एकदम समेटा हुआ है जो एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है सुंदरबंस में। हर जगह पे अगर WTI रेडियो कॉलर पे भी काम करते हैं आप लोग, टाइगर को अगर उस पर रिसर्च करते हैं या उसके बिहेवियर को जानना होता है, सुंदरबन में भी रेडियो कॉलर टाइगर हैं? सुंदरबंस में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और WWF वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके टाइगर कॉलरिंग किए थे। आज की डेट में शायद कॉलर्ड टाइगर नहीं है, लेकिन हर साल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से सेंसस किया जाता है, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से जंगल टाइगर रिजर्व के अंदर और बाहर क्षेत्र में जो आपका डिविजनल फॉरेस्ट एरियाज है वहाँ भी कैमरा ट्रैपिंग के जरिए टाइगर पॉपुलेशन का मॉनिटरिंग किया जाता है। कौन सी और ऐसी चीज़ आपको लगती है जो सुंदरबन को, न सिर्फ टाइगर, मैं हमेशा कहता हूँ जंगल सिर्फ टाइगर का नहीं होता, जंगल अपने आप में चिड़िया हो, डियर हो, हर किसी को उतना ही हक है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुंदरबन को यूनिक बनाती है, कुछ अलग से देखने का मौका आपको देती है? सुंदरबन का नाम जिस पेड़ से पड़ा, सुंदरी ट्री, हमारे भारतीय सुंदरबंस के साइड में किसी ज़माने में काफ़ी सुंदरी का पैचेस देखने को मिलता था, लेकिन 80-90 के दशक से सैलिनिटी बढ़ने के कारण, पानी में खारापन आने के कारण, बढ़ने के कारण सुंदरी का जो एरिया था वो काफ़ी हद तक घट चुका है। और IUCN का अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो रेड लिस्ट है उसके हिसाब से एंडेंजर्ड है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। बांग्लादेश के सुंदरबंस में हमारे तुलना उस साइड में काफ़ी ज़्यादा सुंदरी का पेड़ देखने को मिलता है उसका मेन कारण वही खरापानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। सिल्टेशन ज़्यादा होने के कारण, साइक्लोन्स बार बार होने के कारण, समुंदर का पानी बार बार हमारे नदियों में घुसने के कारण। दूसरा एक जो स्पीसीज़ मेरे दिमाग में आता है वो है वहाँ के किंगफिशर्स, माछरंगा। लगभग 8-9 किस्म के किंगफिशर्स सुंदरबंस में मिलता है। पाइड, ब्राउन विंग, कॉलर्ड, ब्लैक कैप्ड। तो किंगफिशर का जो ग्रुप है, तो वाइट थ्रोटेड बंगाल का स्टेट बर्ड भी है, वो पर्सनली मुझे बड़ा प्यारे लगते हैं। हाँ। तीसरा होगा मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। भगवतपुर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, उस ज़माने में डॉक्टर BC चौधरी साहब पूरा वो जो ब्रीडिंग सेंटर है वो सेटअप किए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो मगर एक और स्पीसीज़ हैं जो सुंदरबंस का कुदरती हिस्सा है। फिशिंग कैट आपने बताया था, फिशिंग कैट बंगाल का स्टेट एनिमल है। बहुत शाई है, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, बहुत ही कम साइटिंग होता है। तो और ये वल्चर टर्टल जो है, मतलब कछुआ, वाटर वल्चर बोलते हैं उसको आपने स्पॉट किया, देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा, वहाँ पे
रेस्क्यू सेंटर तो होते हैं, आपने कहा ब्रीडिंग सेंटर भी है वहाँ पे। जी जी। तो ब्रीडिंग वहाँ पे मेनली किस चीज़, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल के और लिए? एक बाटागुरु बास्का जो है उसका एक ब्रीडिंग सेंटर है सदर्न सुंदरबंस में, वो भी चल रहा है। ये टर्टल ही हुआ ना जी बटागुरु, जी 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 जिसकी हम बात कर रहे जी थे, जी जी इसे ही वाटर जी वल्चर जी के जी नाम, जी क्योंकि ये नदियों की सफाई के काम में जी भी जी जी जी। आते हैं। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज वहाँ मिलता है वो है हॉर्सशू क्रैब। हम्म, दो किस्म के मिलते हैं, एक केकड़े है केकड़े, जी। एक होता है इंडो पैसिफिक और दूसरा है मैनग्रोव। दोनों के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो हम लोग आगे चल के कोशिश करेंगे उस पर स्टडी हॉर्सशू करने के क्रैब के लिए संरक्षण और और ज़्यादा बढ़ा जाए। ठीक किया जाए। दूसरा, अगर अब आते हैं दूसरे उस पे कि आपको इंटरनेशनली कितना सपोर्ट, मतलब सुंदरबन को हमें मिलता है। सुंदरबन 2 टेरिटरी में आता है, एक इंडियन, एक बांग्लादेश। साथ में WWF भी एसोसिएटेड है, NTCA भी इसके साथ आपको उनके टेरिटरी में आता है, आप WTI हैं। तो ये कोलाबोरेशन आपका कैसे, मतलब आप करते हैं? तो हम लोग सुंदरबंस में अभी तक बाघ और मानव के बीच में जो संघर्ष है, हम लोग उस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे थे कुलतली ब्लॉक में, जो जी। कि साउथ 24 परगनाज में आता है। जी। साउथ 24 परगनाज में वन्यजीव संरक्षण के लिए दूसरा कोई और संस्था खास काम है नहीं करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अभी पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। WWF हो गया, वहाँ के लोकल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs जैसे वगैरह। न्यूज़, हाँ। फिर आपके आइजर कोलकाता काम करते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, मैनग्रोव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं। इनका तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग मेनली गोसाबा एरिया में काम करते हैं, क्योंकि गोसाबा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वहाँ पे। गोसाबा में ही लोगों को नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो WWF हो गया, WPSI हो गया, मिस बेलिंडा राइट अच्छे मैडम से की जो जानता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग गोसाबा एरिया में काम करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए जब पूरे भारतीय सुंदरबंस का मान लीजिए कुछ स्ट्रैटेजिक मीटिंग अगर हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के उसमें बाकी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। हम लोग अपने ही प्रोजेक्ट में जीविका के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो देखते हैं, लोकमाता रानी रासमणी मिशन, उनका ऑफिस है निमपिट में, जयनगर के पास। तो हम लोग उनके साथ मिलके ऑन ग्राउंड काम करते हैं। तालमेल जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कैसे बिल्कुल, होता तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत है, जो कि IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ग्लोबल प्रोग्राम है। ओके। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग बांग्लादेश में बसे वाइल्ड टीम, उनके CEO हैं डॉक्टर अनवरुल इस्लाम साहब, हम लोग उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो लोग सुंदरबंस, बांग्लादेश के सुंदरबंस के हिस्से में काम करते हैं, हम लोग भारतीय सुंदरबंस की तरफ काम करते तो हैं। मतलब और पिछले 5-6 सालों में कई बार हम लोग उस साइड में जा चुके हैं, वो लोग हमारे साइड में आ चुके हैं। एक दूसरे से हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं, प्रेरणा लिए हैं, और बिल्कुल हाथ में हाथ मिलाए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि एट द एंड वो वाले मसले को हम छोड़ देते हैं, मतलब सरहदें और बाकी देश से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट बिल्कुल, करना। क्योंकि बाघ को सरहद दिखता नहीं है, बिल्कुल बाघ को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी चले, मतलब पॉलिटिकल लेकिन जंगल सिनेरियो, बचा रहना चाहिए। बाघ के संरक्षण के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए काम जो है वो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पे एक मेरा सवाल थोड़ा अलग सा है कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे सी लेवल भी आपका बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में, मैं अभी नहीं करूँ 6 महीने, 1 साल, 10 साल बाद आप सुंदरबन को कहाँ देखते हैं? क्या क्या बड़े चैलेंजेस होंगे, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे वो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसके नाम पे हो, कहाँ तक आप देखते हैं? एक मैं उदाहरण से स्टार्ट करता हूँ जी। हैलीडे आइलैंड करके एक आइलैंड है वहाँ पे, जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है, डेजिग्नेटेड। पिछले कुछ 1-1.5 दशक के दौरान ये आइलैंड जो है ये बिल्कुल
सबमर्ज हो रहा है। हम लोग अभी गए थे 7 तारीख को जी। मुश्किल से 70-80 मीटर रह गया वो, का एक हिस्सा जो है वो ज़मीन पानी के ऊपर दिख रहा है बाकी सब पानी में समा गया। और आप हाथ में गिन सकते हैं 11 पेड़ मुरझे हुए उसके ऊपर दिख रहा है। और पहले वो 13-14 स्क्वायर किलोमीटर का एक बर्ड सेंचुरी था। माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ आते थे सर्दी के समय, साइबेरिया से, मंगोलिया से, जी। चाइना से। लेकिन वो आइलैंड जो है वो गायब हो गया और Shrink हो खास गया पूरा। करके जी, खास करके आइला जैसा साइक्लोन, अम्फान आया था। जैसा साइक्लोन जो है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो डेल्टा या मैंग्रोव हैबिटेट का, जी। कोस्टल हैबिटेट का ये एक प्राकृतिक आचरण है कि कुछ हिस्सा जो है वो डूबेगा, कुछ हिस्सा उभर के आएगा। पूरे सुंदरबंस की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज, हमारे पर्यावरण का बदलाव जो है वो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा इलाका जो है बहुत पूरा निचला बसा ही एरिया है। जी। लो लाइंग एरियाज़ है। सी लेवल राइज के साथ साथ सुंदरबंस डूबेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक मैंग्रोव्स का सवाल है, हमारे साइड में, भारतीय साइड में जो खरापन बनने के वजह से, जैसे मैं कह रहा था कि सुंदरी जैसा जो पेड़ है जो लो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है, उन्हें कम नमक वाला पानी चाहिए, वो गायब हो रहा है। और आप देखेंगे हमारे साइड में ज़्यादातर जो अभी मैंग्रोव पैचेस हैं वो हाई सॉल्ट टॉलरेंट पौधों से बना हुआ है या पेड़ों से बना हुआ है। तो ये अगर प्राकृतिक कारण से हो रहा है तो उसमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन बैराज के वजह से और आर्टिफिशियली फ्रेश वाटर फ्लो को हम लोग अगर रोकेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंग्रोव बदलने के साथ साथ जो सारा डिपेंडेंट जो कुदरती जो आपका वाइल्ड लाइफ का जो असेंबलेज है, समुदाय है, वो पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, ये सी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये निचले उस पर बसा हुआ एक पूरा डेल्टा है। तो अगर मैं कहता हूँ, जिस हिसाब से आपने कहा कि नेचुरल बदलाव हम इंसानों की वजह से ही हो रहे हैं। हमने इतना ज़्यादा गर्मी पैदा कर दिया, एसी, गाड़ी, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपको पता है यहीं फिर बवाल आएगा, सुनामी आएंगी, साइक्लोन आएगा। 10 साल बाद मान लीजिए वहाँ पे लेवल और बढ़ता है, अब वो जंगल के अंदर और चला जाता है, तो आने वाले वक्त में वहाँ के टाइगर्स को भी, इंसान तो चलो निकल जाएगा वहाँ से, उनको रेस्क्यू करके आप ले आएंगे। क्या एक थ्रेट आपको लगता है इन फ्यूचर टाइगर्स को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और सिर्फ टाइगर्स को ही नहीं, हम इंसानों को भी। इंसान तो निकल लेगा, उनको हेलीकॉप्टर से उठा करके ले आएंगे हम। पूरे कोस्टल एरियाज में ये रिस्क है। तो उसको लेकर कुछ प्लानिंग है गवर्नमेंट की या आपकी की? मेरे जानकारी में तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन काल में अगर ऐसी नौबत आई तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ही लोग जो है, इंसान जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सब हम एकजुट हो जाएंगे टाइगर्स को बचाने के लिए। और सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, सुंदरबंस का जो और भी आइडेंटिटी है वो सिर्फ टाइगर्स से नहीं है। टाइगर जस्ट वन, सिर्फ एक सिंबल है। तो सुंदरबंस का जो प्राकृतिक जीव समूह है उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो मतलब अभी आपके हिसाब से कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है वो कब, एक साल, वो एक टिक 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 चल रहा है कि कब होगा? आपको लगता है, अच्छा मान लीजिए सुंदरबन के टाइगर जितने भी मैनीटर हुए, तो कभी आपने देखा कि वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा हो, उन्होंने टाइगर को मारने की कोशिश की हो? देखिए 2016-17 तक हम लोग ही जहाँ पे काम करते हैं, कुलतली ब्लॉक, वहीं से काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं। बाघ जंगल से निकल के गांव के आसपास आ गया,
इंसानों को नुकसान पहुंचाया, तो कोई भी एनजीओ को घुसने नहीं देते थे गांव में। वन विभाग के गुस्सा लोग इतना होता था। अगर आते थे तो उन्हें भी घुसने नहीं दिया जाता था। काफ़ी हद तक जो है लोग एग्रेशन दिखाते थे। सुंदरबंस में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां वन विभाग के अफसरों को अटैक किया गया, इंजुरीज हुआ, हर जगह सीवियर इंजुरीज हुआ। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। वन विभाग के तरफ से और कई सारे एनजीओज के तरफ से कॉम्पनसेशन वगैरह जितने भी एफर्ट्स डाले गए हैं, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एक बदलाव आया है। कुलतली ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, पिछले 5-6 सालों में एक भी बाघ जो जंगल से निकल के कुलतली ब्लॉक में पहुंच गया होगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वाह, ये अच्छी बात है। बाघ ने भी कुलतली ब्लॉक में कुलतली ब्लॉक का जो पूरा शोरलाइन है वहाँ के गांव में आके कोई भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हम लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके हम लोग पेट्रोलिंग इस तरह से करते हैं। हमारे 50 प्राइमरी रिस्पांस टीम है, प्राथमिक प्रतिक्रिया दल, बिल्कुल लोकल लोग हैं, वॉलंटरीली मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रति वो काम करते हैं। नाइलॉन नेट फेंस हम लोग लगाए हैं। हम लोगों का WTI का लगाया हुआ जितना मान लीजिए 5 किलोमीटर अभी है, 2 किलोमीटर एज वी स्पीक अभी लगाया जा रहा है। और डिपार्टमेंट का कुलतली ब्लॉक के बराबर लगभग मान लीजिए और 17-19 किलोमीटर का फेंस स्ट्रेच है, वो हम लोग साथ में मिलके मॉनिटरिंग करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। कहीं पर भी अगर बाघ का छाप दिख गया, पगमार्क दिख गया, इमीडिएटली गांव के लोग जो है वो हमारे प्राथमिक प्रतिक्रिया दल के लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब आपने वो बना लिया, रिश्ता बना लिया। बिल्कुल, वो सिर्फ हमने नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलके, गांव के लोगों के साथ मिलके उन्हीं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पिछले 5-6 साल में हम लोगों को कुलतली ब्लॉक में लोगों के तरफ से आग्रासन का कोई निशानी देखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। ये अगर तालमेल बैठता है किसी भी जंगल में जहाँ पे आपको जंगल के साथ रहने की कला आ जाए, बिल्कुल, या जंगल को समझ के उसके साथ रहने लगे, तो इससे अच्छी बात नहीं हो। बिल्कुल। और कुलतली ब्लॉक जो है वो सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी आता है। तो दुनिया भर में अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व का जो आइडिया है वो देखेंगे, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, बहुत लोग हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो कुलतली ब्लॉक में हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LRRM एंड पश्चिम बंगाल का वन विभाग, हम लोग मिल के जो चीज़ अचीव कर पाए हैं अभी तक, वो एक उदाहरण है जो कि किस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक इलाके को संभाला जा सके, मैनेज किया जा सके, उसका एक उदाहरण हम लोग भगवान की कृपा से हम लोग सेट कर पाए हैं और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत काम है। अब यहाँ पे आता है, हर जंगल की तरह इस जंगल में भी पोचिंग के केसेस होते हैं वहाँ पे? रिकॉर्डेड पोचिंग केसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर आप लिटरेचर देखेंगे जी, भारतीय सुंदरबंस में कहा जाता है 1 से 3 बाघ का जो है वो शिकार हो जाता है हर साल। और ये सिर्फ पोचिंग के लिए नहीं, रिटेलिएशन में भी होता है, सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में भी होता है। लेकिन इसके ऊपर रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी कम है, कम रिकॉर्ड्स हैं। बांग्लादेश में लोगों का डिपेंडेंस जो है जंगल के ऊपर, वो हमारे साइड से ज़्यादा है। और वहाँ लोगों का मरने का जो रफ्तार है और बाघ के ऊपर आक्रमण का भी जो रफ्तार है, वो हमारे साइड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा जंगल के अंदर जाते हैं, तो टकरार भी हमारे साइड से ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो सुंदरबन में घूमने का जो जंगल में एंट्री फीस वगैरह देनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, तो मैं तो कभी गया नहीं, तो आप ही हमारे सुनने वाले, देखने वालों को बताएं कि क्या तरीका है वहाँ जाने का और कितनी जिप्सी वहाँ पे, बोट जिप्सी जो भी हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो अगर आपको टाइगर रिजर्व के अंदर जाना है जी, तो आपको गोसाबा जाना पड़ेगा।
ठीक है। कलकत्ता से गदखली जा सकते हैं, वहाँ से आपको बोट के ज़रिए गोसाबा पहुँचना पड़ेगा। गोसाबा में आपको वन विभाग ऑफिस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और वन विभाग का ही बोट होता है। और जो टूर ऑपरेटर्स हैं या जो रिजॉर्ट्स चलाते हैं, बोट ओनर्स हैं, उनका लाइसेंस्ड बोट होता है जी। बोट लाइसेंस सर्टिफिकेट इसे कहते हैं। तो टूरिज़्म के लिए BLC इशू किया जाता है वन विभाग के तरफ से। तो वैसे बोट्स में आप सुंदरबंस का जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए आप अंदर जा सकते हैं। ओके। और एक बड़ी चीज़, वहाँ पे भी सांप की 30 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं स्नेक्स की। उससे भी गाँव वालों को प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी मुश्किलें, उनको चैलेंजेस होते हैं उनके साथ रहने। बिल्कुल होता है। स्नेक बाइट हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा समस्या है। रिकॉर्डेड 2 से 2.5 लाख डेथ्स होते हैं हमारे देश में। सुंदरबंस में इस साल हम लोग कुलतली ब्लॉक में कम से कम 8 स्नेक रेस्क्यू केसेस हम लोग हैंडल कर चुके हैं। बाइट्स भी अगर होता है, हम लोग को अगर खबर मिलती है तो एंटीडोट वगैरह तुरंत हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जख्मी हैं उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए। तो कुलतली ब्लॉक के पास जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो जामतला में है जी। और वहाँ पे एंटीडोट्स, एंटीवेनम जो है वो पूरा मौजूद रहता है। ये मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इंश्योर करते हैं वो लोग कि इस ऐसे इलाके में एंटीवेनम जो है वो अवेलेबल है, जब भी रात में, दिन में, बिल्कुल। जब भी तो स्नेक बाइट भले ही काफ़ी हद तक होता है, लेकिन डेथ नहीं होती। लेकिन डेथ उस हिसाब से कम है। नहीं होता है ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस रफ्तार में स्नेक बाइट इंसिडेंट्स रिपोर्ट होता है उस हिसाब से डेथ कम है। वहाँ के कल्चर हमने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है, मतलब किस स्टेट से ज़्यादा मिलता जुलता या अलग है? उड़ीसा और असम के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बंगाली और असम के बंगाली जो है कहीं ना कहीं इनका कल्चर सेम है, बट कुछ चीज़ों में बिल्कुल अलग भी है। उड़ीसा के साथ भी वैसा ही है, खान पान का लगभग जो है वो लगभग एक जैसा है। तो ये 2 स्टेट्स, और फिर झारखंड बिहार, वहाँ के लोगों के साथ भी काफ़ी मिलता जुलता है। मछली खाने वाले हैं, केकड़े खाने वाले हैं। तो उड़ीसा और असम के साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा सर कि आप हमारे शो में आते रहिए। आज आपने सुंदरबन के बारे में इतना अच्छा सब कुछ बताया, और आगे अगर हम बात करेंगे तो आपसे हम सुंदरबन पे तो जान गए, लेकिन ये मैं सस्पेंस बना के रखूँगा कि अगली बार घोषाल साहब जब आएंगे तो किस पे बात करेंगे, ये हम किसी एपिसोड में पहले इनके आने से खुलासा कर देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। शेर खान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ये इस एपिसोड का ये दूसरा हिस्सा है जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हमने डॉक्टर अभिषेक घोषाल के साथ आपकी बातचीत रिकॉर्ड की, शेर खान साहब के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत काम की जानकारी आपको जंगल के बारे में मिली होगी। लेकिन जैसा कि हम वादा करते हैं कि आपके ख़त जो हैं वो हम ज़रूर पढ़ते हैं, ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मोहब्बत होती है, हमारा प्यार होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें इस शो में शामिल करें, और इसलिए मैं हाजिर हूँ लेकर आपके कुछ ख़त। तो शुरुआत करते हैं, ख़त से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज बल्कि इनफैक्ट जमशेद भाई हमने डिसाइड किया हुआ है कि अब ख़त का सिलसिला जो है, बीच में कभी ब्रेक होता था जिसमें जमशेद भाई नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो ख़त वाले सेक्शन में ज़रूर आएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया जमशेद भाई आपका। जिन्होंने ख़त लिखा है उनका नाम है ऋषभ चौरसिया। लिखते हैं कि मैं ऋषभ चौरसिया, मंडला, मध्य प्रदेश से। मेरे भेजे गए हर मैसेज को पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए शुक्रिया। खानचा, इस बार मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि इस बार मैं आप अपने सुंदर से गांव हृदय नगर, जो कि मंडला ज़िले में है, उसके बारे में बताऊंगा। मेरा ज़िला, जो कि कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 25 से 30 किलोमीटर ही दूर है, पर मेरे गांव के आसपास में वन्यजीव का मिलना या उनका विचरण दशकों से बंद हो गया है।
मेरी उम्र लगभग 21 साल है, पर मैंने इतने सालों में मेरे गांव में सिर्फ सारस ही देखा, वो भी 1-2 बार। खांचा मेरे गांव हृदयनगर, जिसके किनारे से लगभग 2-3 वर्ग किलोमीटर में दलदली घास का मैदान है, जिसमें बहुत सारे प्राकृतिक तालाब भी हैं। हमारे गांव के लोग उस मैदान को असरार कहते हैं, पर इस शब्द का मतलब मुझे नहीं पता। मेरी दादी मुझे बताती है कि पहले उस मैदानों में बहुत से पंछी, जैसे सारस और ठंड के समय आए कुछ बाहरी पक्षी, बहुत बड़ी संख्या में रहा करते थे, और वहाँ पर सॉफ्ट शेल के कछुए और ऊद बिलाव और भारतीय गिद्ध भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। पर अब वो उस एरिया से विलुप्त हो गए और आजकल उस मैदान में खेती होने लगी है, जिससे उन सभी जीवों का रहवास पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कि और तो और उस ज़माने में लोगों का मानना था कि टाइगर जिसके भी बरेजे में आराम करता था, उस साल उसकी पान की फसल अच्छी हुआ करती थी। टाइगर को लेकर लोगों का ये पॉजिटिव नज़रिया उस समय इंसान और टाइगर का एक संबंध बनाता था। चूंकि ये बात दशकों पुरानी है, पर यह बात साबित करती है कि हम इंसानों ने वन्य जीवों का कितना बुरा हाल किया है कि आज हमारे गांव के एरिया में एक भी वन्य जीव नहीं बचे हैं। खैर, आज इस मैसेज में बस इतना ही। जय हिंद। ऋषभ भाई, देखो, जो बात हम हमेशा करते हैं कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है जी। कान्हा से 25 किलोमीटर की दूरी पे इनका गांव है, और वहाँ पे अब सिर्फ सारस क्रेन आते हैं, जबकि ये बता रहे हैं कि ढेर सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी किसी ज़माने में। हाँ, टाइगर्स आते थे। तो जहाँ जहाँ इंसान पहुँचेगा जानवर वहाँ से कट लेंगे। लेकिन बहुत दुखद है ये, बट आप जैसे लोग हैं, मुझे यकीन है कि थोड़ा अगर आप जो बचे हुए इलाके हैं वहाँ जाएं, लोगों से बात करें, तो 1-2 आदमी भी कन्विंस हो जाएंगे, तो अपना मिशन जो है वो कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है हितेश पटेल की। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। प्रिय खांचा और जमशेद भाई, मेरा नाम हितेश पटेल है। मैं गुजरात के पाटन का रहने वाला हूँ। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और साथ ही वन्यजीव फोटोग्राफी भी करता हूँ। क्या बात है। मुझे जंगल घूमना बेहद पसंद है, क्योंकि वहाँ मुझे एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं अपनी नौकरी पर कार से जाता हूँ, तो मेरे साथ मेरे साथी नीलेश भाई भी होते हैं। आमतौर पर उन्हें कोई पॉडकास्ट सुनना पसंद नहीं है, लेकिन एक बार मैंने उन्हें ज़बरदस्ती आपका टाइगर वाला एपिसोड कार में सुनवा दिया। उस दिन के बाद से वो भी आपके पॉडकास्ट के फ़ैन हो गए हैं, और अब वो हर हफ्ते नए एपिसोड का इंतज़ार भी करते हैं। आपका शेर खान पॉडकास्ट मुझे बहुत पसंद है। खान जी के किस्से और जमशेद भाई के सवाल इतने मज़ेदार होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद उन जंगलों में घूम रहा हूँ। खासकर आपके टाइगर, एलिफेंट, लायन और कंजर्वेशन पर आधारित एपिसोड्स ने मुझे न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि प्रकृति के प्रति और अधिक जुड़ाव भी दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार लिटिल रन ऑफ कच्छ ज़रूर आएँ। ये स्थान अपने बेमिसाल परिदृश्य और अद्वितीय जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। LRK में आप सफ़ेद रेतीले मैदान, दूर तक फैला सन्नाटा और हर सुबह और शाम के खूबसूरत रंग देख सकते हैं। यहाँ के अनोखे जीव जैसे वाइल्ड फ्लेमिंगो और हज़ारों प्रवासी पक्षी इसे और भी ख़ास बनाते हैं। आपने एक एपिसोड में कहा था कि आपने अभी तक डेजर्ट फॉक्स नहीं देखी। बिल्कुल। अगर आप मार्च अप्रैल के समय में यहाँ आएंगे तो आपको डेजर्ट फॉक्स के साथ उनके पप्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपका पॉडकास्ट वन्यजीव और के प्रति प्रेम बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह और शानदार एपिसोड्स लाते रहेंगे। आपका प्रशंसक हितेश पटेल। हितेश भाई, बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई को भी थैंक यू बोलिएगा मेरी तरफ से। और आप जैसे लोग जब सुनते हैं इतनी दूर से बैठ करके, तो यहाँ दिल एकदम गदगद हो जाता है। और रन ऑफ कच्छ की आप जो बात कर रहे हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। बेशक। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं, जो कि जिनको हम जंगली गधे कहते हैं। फ्लेमिंगोज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट वाटर एक वो होता है, वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। ज़रूर किसी दिन मैं वहाँ विज़िट करूँगा, और नहीं तो कहानी तो मैं अपने कई दोस्त हैं उनकी सुन के आपके सामने पेश कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, और यूँ ही सुनते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए, शेर खां को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अगली चिट्ठी नेहा जी की है। अंग्रेजी में लिखी है, थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट माई वीडियो इन शेर खान पॉडकास्ट। वी लव योर पॉडकास्ट शेर खान एंड तीन ताल and continue to listen to both on a regular basis. Sher Khan taught us a lot about wildlife. Now my YouTube feed is a lot of wildlife content. JSQ Bhai is an amazing narrator and a storyteller. He should be in all episodes as a host even when guests are there. To be honest, the episodes are moderated well when he's there. If you're concerned that it will become like Teen Tal, then don't be afraid. Leave it to the audience. Janta Janardhan hai. I finished watching a story about Yellowstone National Park, USA. It is a fascinating story, so I thought of sharing it with you and the Aaj Tak Radio team. Please ignore the mistakes in the language. I'm not
proficient in Hindi writing and took help of AI and it has a mix of English in it. इन्होंने ये जो डिटेल्स भेजी हैं येलोस्टोन के बारे में, इसके पतन की मैं शुरुआत जीमेल नहीं कैसी ज़्यादा हुई, देखता हूँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, चुनौतियों और उसका क्या उसका क्या विवाद है और इसका क्या निष्कर्ष है। तो मैं एक छोटा सा निष्कर्ष इनका जो लास्ट में है वो ये पढ़ देता हूँ। येलोस्टोन के भेड़िए सिर्फ संरक्षण की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी लचीली और संतुलित है। उनकी वापसी ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बदला, बल्कि ये भी सिखाया कि प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर उन्होंने एक वीडियो का लिंक दिया है। नेहा सहाय जी, ये यूएसए से हैं। थैंक यू नेहा, आप इतनी दूर से, और जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही काम आप वहाँ से कर रही हैं। जंगल को देखना, सुनना, उसके बारे में जानना, लोगों को बताना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इंडिया आइए तो हमसे ज़रूर मुलाकात करें, हमारे ऑफिस आइए, आपके साथ एक कॉफ़ी पी जाएगी। और आप जैसे लोग हैं जो शेर खां को न सिर्फ मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि खुद भी उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इस ईमेल के लिए। ओंकार बापत साहब का एक मेल है, लिखते हैं जंगल जिंदाबाद खानसर जमशेद भाई, मेरा नाम ओंकार बापत है और मैं टोरंटो कनाडा से आपका शो देख रहा हूँ। क्या बात है। पिछले हफ्ते यूट्यूब सजेशन से आपका जिम कॉर्बेट एपिसोड पे आप पहुंचा, उसके बाद मैंने 5 दिन में सारे एपिसोड्स ख़त्म कर दिए। वाह। और लास्ट एपिसोड के बाद एक ईमेल भी भेजा था। कोई बात नहीं, उसका मेंशन नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि इस बार आप मेरा मैसेज पढ़ लेंगे। वैसे हम सारे ख़त शामिल करते हैं, वो आई एम श्योर मिसप्लेस हो गया होगा, पर इस बार हम व्हाट्सएप ग्रुप भी आप उसमें भेजिए। हाँ। आपके बिल्कुल। मेरा सवाल था ओपन एयर जिप्सी के बारे में, वो कितनी सेफ़ है, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आते हैं जिसमें टाइगर्स और एलिफेंट मॉक चार्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं। उस कारण मेरी हिम्मत नहीं होती उस सफारी पर जाने की। मेरे बचपन के 7 साल अफ्रीका में गुजरे हैं फैमिली शिफ्ट होने की वजह से। मैंने वहाँ मसाई मारा नेशनल पार्क्स में कई बार सफारी की है, लेकिन हमेशा एक क्लोज स्टॉप कार के साथ। तो इसके बारे में ये जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। जिप्सी जो जंगल की इंडिया में चलती हैं बिल्कुल सेफ़ होती हैं, और कोई किस्सा ऐसा सामने नहीं आया कि जिप्सी में कोई टाइगर ने या लेपर्ड ने हमला किया हो, अंदर घुस गया हो। एक किस्सा ऐसा हुआ था बांधवगढ़ में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ साहब का। वो जिप्सी में बैठे थे, ड्राइवर थे और एक फॉरेनर थे, कपल बैठा था, और उस टाइग्रेस ने जिप्सी के अंदर उन पर अटैक किया था। बट वो केस दूसरा था। वो ऑलरेडी किसी जिप्सी वाले ने उसको धक्का मार दिया था ज़ोर से, मतलब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइग्रेस का, जिसकी वजह से वो खुंदक में जिप्सी में कूदी थी। तो एक ही इंसिडेंट मेरे अब तक नॉलेज में है। वरना कभी भी जिप्सी पे टाइगर लेपर्ड चार्ज करते हैं वो 1 फुट की दूरी तक आते हैं, बट अंदर कभी नहीं आते, क्योंकि उनको पता है एक बड़ी चीज़ है जिसको वो नहीं कुछ कर सकता। और दूसरी चीज़ है, जब जंगल में इतनी जिप्सियाँ जाती हैं तो टाइगर, लेपर्ड या बाकी जानवर भी यूज्ड टू हो जाते हैं। इवन हाथी भी मैंने देखा है चार्ज करता है 1 फुट की दूरी तक आता है, टस्क एकदम आप तक लगेगा और वापस चला जाता है। तो जिप्सी बिल्कुल सेफ़ है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जंगल का मज़ा ले सकते हैं। सौरदीप भट्टाचार्य लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। हेलो खानचंद जमशेद जी, इट इज़ माई सेकेंड लेटर। आई लव द एक्सपीरियंस दैट यू शेयर्ड ऑन शेर खान। आई वुड सजेस्ट टू चेंज द डे ऑफ शेर खान टू Wednesday or Thursday, and if you can do a special episode or less well known forest tour as compared to popular one. Doing a video on a less known jungle once a month would be a great. Jamshed ji, I love your story box. I would love both of you visit Vasai near Mumbai. सौरदीप भट्टाचार्य कह रहे हैं। सौरभदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें उन जंगलों के बारे में बात करना चाहिए जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि हमने अमानगढ़ की बात करी, राइट। तो ये वो जंगल है बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल उन पे बात करेंगे कि आप कैसे, और भी जंगल तो जंगल है, हर जंगल खूबसूरत है, ज़रूर नहीं कि टाइगर हो तो ही खूबसूरत हो। और सवाल इसका है कि वेडनेसडे का तो हमारे यहाँ कई सारे शो हैं, जैसे जमशेद भाई का स्टोरी बॉक्स है, और भी कई शो हैं जो शेड्यूल रहते हैं, तो वो चेंज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे, जो आपने सजेशन दिया है उस पर भी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। इसके अलावा जो हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका वादा था वो बन चुका है, तो आप अनाउंस कर दीजिए लोगों को कि भाई ज्वाइन करें। भाई आप जब भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उससे जुड़ जाइए, और वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको देखते पढ़ते रहते हैं। और वहाँ पे भी आप अपनी खत जो है चिट्ठियाँ लिख सकते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सजेशन हो, और क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेर खां वैसे ही चलेगा जैसा आप चाहते हैं।
करेक्ट। तो एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना एक अपनापन लगता वो हम है, देख रहे हैं, casual पढ़ रहे हैं। तरीके से। यस यस। तो उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बहुत सारे कुछ चिट्ठी भी आई हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ सवाल भी आए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सवाल कर लेता हूँ पहले। जैसे सौरदीप भट्टाचार्य साहब, जिनका एक चिट्ठी हमने शामिल ही कर लिया इसमें। तो उनका सवाल है कि कुछ टाइगर कप्स जो पैदा होते हैं वो लाइन जैसा दिखते हैं, ये लाइगर के बारे में जानना चाहते हैं। ओह, सो जब टाइगर के बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे में वो बहुत फेडेड होते हैं, मतलब उनके जो रंग धारियाँ होती हैं ब्लैक और येलो, वो धीरे धीरे काली होती हैं और डार्क होती हैं। इनिशियली आपको देख के लगता है अच्छा उस तरीके का है। मैं बता दूं कि लाइगर जो है एक भी वाइल्ड में नहीं है। टाइगॉन और लाइगर ये क्रॉस ब्रीड होते हैं जो कैप्टिव में ही हैं, और ये बैन है इंडिया में। लाइन और टाइगर के मिलन से इंडिया में ये बैन है बुरी तरीके से। बाकी जगहों पे भी एक्सपेरिमेंट होता है जो कि गलत है मैं कहूँगा, क्योंकि एट द एंड वो अबनॉर्मल साइज़ के होते हैं। लाइगर टाइगर का मतलब लायन का लाई और टाइगर का गर, लाइगर उससे बनता है, टाइगॉन उल्टा है उसका। अगर आप उनके साइज़ देखेंगे वो अबनॉर्मल साइज़ होते हैं। मतलब टाइगर है तो पता उसकी दाढ़ियाँ भी आ रखी हैं, मतलब मिक्स हाफ दिख रहा है और अननेचुरल तरीका है ना। फिर उनको एंड में बहुत पेनफुल डेथ होती है उनकी, क्योंकि वो अपनी खुराफात है, इंसानी खुराफात। इंसान जहाँ जाएगा तबाही लाएगा, मतलब उसको हर कुछ वही करना है, तो वो इसलिए होता है सर। लाइगर टाइगर पे भी, टाइगॉन पे भी हम एक एपिसोड करेंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दीपा जी ने एक मैसेज किया है। उन्होंने कहा है कि वो व्हीलचेयर इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने पूछा है क्या ये मुमकिन है कि मैं जंगल सफारी कर सकती हूँ। बिल्कुल, हौसला हिम्मत ये इसके आगे हर चीज़ घुटने टेक देती हैं। व्हील चेयर की बात है, बिल्कुल आप जाइए। सफारी में जिप्सी होती है, आप आराम से आगे वाली सीट पे बैठ सकती हैं और जंगल का आनंद ले सकती हैं। हो सकता है थोड़ा आपको तकलीफ हो, बट आई एम श्योर कि हिम्मत है तो आप जा सकती हैं। और आप जैसे लोग जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है उन्हें देख करके, आप जैसे लोगों को, कि मतलब नेचर से इतना प्यार, तो आप जा सकती हैं मैडम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरजीत साहब पूछ रहे हैं कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के एक हम जिस बात करते पिछले एपिसोड में, आपने कहा था कि जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर को साधु कहा था। तो ऐसी वो क्या कहानी थी जिसके बाद उन्होंने उसे टाइगर को कहा था कि वो साधु है? कॉर्बेट साहब ने टाइगर को बहुत करीब से जाना समझा। मतलब वो एक टाइगर प्रेमी तो थे, जंगल प्रेमी तो थे, लेकिन टाइगर को उन्होंने बहुत करीब से जाना है, स्टडी की है। साधु उनका कहने का मतलब ये था कि अगर किसी साधु को आप देखते हैं वो हमेशा साफ़ सुथरे होते हैं। मतलब मैं ये वाले साधु नहीं जो रोड पे घूमते रहते हैं उस तरीके। जो असली साधु जंगल में होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे सुकून में बैठ के ध्यान मगन करते हैं, किसी को बेवजह परेशान नहीं करते, परेशान तो करते ही नहीं। टाइगर भी उसी प्रवृत्ति से आता है, साफ़ सुथरी जगह पे बैठता है, हमेशा अपने आप को साफ रखता है और बेवजह किसी जानवर की जान नहीं लेता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि एक टाइगर साधु की तरह होता है। एक कमेंट है रोहिणी दिल्ली से, राज सरोहा साहब ने लिखा है। लिखते हैं कि नमस्कार सभी को, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। खानचा का एक एपिसोड टॉम ऑल्टर के बारे में था जिसमें खानचा को टॉम ऑल्टर साहब की आवाज़ कॉपी करते हुए सुना। उनके लिए इज़्ज़त और उनके लिए सम्मान, उनके लिए दर्द तकलीफ़, उनका दुनिया छोड़कर जाने के बाद का दुख और समर्पण भाव देखकर ये लगा कि कितने हम्बल इंसान दोनों ही हैं। मेरे मन में दोनों के लिए इज़्ज़त बढ़ गई। जिन्होंने ना देखा हो वो देखें। यार हुजूर की जब आप बात छेड़ते हैं आप लोग तो मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन सच बताऊं तो मतलब मैंने कहा था वो वली थे मेरे लिए क्या, सबके लिए। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, और मैं बहुत किस्मत वाला था कि मैं टॉम साहब से मिला, उनके साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारा, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। और मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मतलब जितना बात की जाए कम है उनके बारे में। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। यूट्यूब कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कुछ बहुत सारी कमेंट्स हैं। इसमें एक पहला जो कमेंट है आदि यादव साहब का, लिखते हैं कि आने में क्यों देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन हम आ गए और आपकी जान भी बच गई। थोड़ा लेट सवेर हो जाए तो जमशेद भाई को 4 गाली दे के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चले जाते हैं। शाज़िब खान लिख रहे हैं, सर बहुत मज़ा आता है आपको सुनकर। मैं भी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया हूँ। मुझे भी जंगल बहुत पसंद है, जंगल को महसूस करके अच्छा लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अदर यूपी के जंगल्स के कुछ किस्से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, पीलीभीत पे जल्दी करेंगे। दुधवा पे भी हमने नहीं किया है, दुधवा पे भी बात करेंगे। दुधवा बहुत
खूबसूरत जंगल है, पीलीभीत भी बहुत अच्छा है, जल्दी उस पर चर्चा करेंगे सर। थैंक यू सो मच। राज साहब, जिनकी अभी हमने कमेंट पढ़ा, उन्हीं का कमेंट यूट्यूब पर है। लिखते हैं आसिफ खान, जमशेद भाई और सभी जंगल प्रेमियों को नमस्कार। आसिफ जी, आपकी याददाश्त का मैं कायल हूँ। Thank आपको you so much. इंसानों के, जानवरों के नाम के साथ साथ लोकेशन, पेड़, दुकान आदि भी याद रहते हैं, और जानवरों के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत कुछ सिखाती है। नहीं, याददाश्त तो मतलब वैसे ही है, लेकिन इज़्ज़त मैं सबकी करता हूँ, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। हाँ, वो इंसानों से मुझे बहुत चिढ़न मचती है जो जंगल में जा कर के अपनी असलियत दिखाते हैं। अगला कमेंट जो है वो है इरफान हुसैन साहब का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम खानचा जमशेद भाई, मेरा नाम हुसैन है, मैं जयपुर से शेर खान के सभी पॉडकास्ट पहले दिन से देखता आ रहा हूँ। काफ़ी ज्ञान मिला जंगल और कुदरत के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जयपुर से आप सुन रहे हैं, थोड़ी दूर पे ही आप जाएंगे, आपको रणथंभौर और सरिस्का दोनों जुड़े हुए हैं। जंगल में जाइए, घूमिए फिरिए, फिर अपनी कोई स्टोरी हो तो शेयर कीजिए, और शेर खां को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया हुसैन भाई। स्वप्निल लिख रहे हैं, नमस्कार खानचा जमशेद भाई, मैं शेर खान के सभी एपिसोड्स का नियमित श्रोता रहा हूँ। आपके एपिसोड बहराइच के भेड़ियों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। मैंने ये एपिसोड अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया और सभी ने इसकी बहुत सराहना की। बहुत शुक्रिया सर। यही बात है, देखिए कि बहराइच वाला एपिसोड हमारा सिर्फ एपिसोड नहीं था, उसमें मैसेज दिया था हमने कि भाई एक भेड़िए के आदमखोर हो जाने से पूरा उनकी कम्युनिटी यानी पूरे भेड़िए आदमखोर नहीं होते। करेक्ट। और इस वीडियो को जो आपने सबको दिखाया या शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार लिखते हैं, ज़बरदस्त खानचा जमशेद भाई, जंगल जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरव लिख रहे हैं, मज़ा आ गया खानचा, जंगल जिंदाबाद जिंदाबाद। नेचर लवर्स, जंगल जिंदाबाद। रोहित शर्मा कहते हैं, जमशेद भाई और खान चाचा को राम राम। राम राम भाई। खान चाचा, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से टाइगर और लेपर्ड की आबादी बढ़ रही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, सरकार जंगलों को बढ़ाने की योजना क्यों नहीं बनाती है? ये तो हम बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि बिल्कुल उनके लिए जंगल को और छोड़ा जाए, ताकि वो पनपे, जैसे कि हम इंसान बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी बढ़ने का अधिकार है। और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल काम है, सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि एक दिन ये बात उनको समझ में आएगी और शायद वो भी जंगल को बचाने की इस तरह से रेलेवेंट सवाल उठाते रहिए तो बात बिल्कुल पहुंचेगी। बिल्कुल बात उठाएंगे तभी बात बनेगी। अमर हैं यूपी से, कह रहे हैं, खानचा जमशेद भाई, आप ना इंसिडेंट के साथ पॉडकास्ट में फ़ोटो दिखा दिया करो, देखने वालों को रेफरेंस मिलता रहेगा, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। देखिए भाई, फ़ोटो वगैरह, वाइल्ड लाइफ के पिक्चर वीडियोस बहुत कॉपीराइट महंगे होते हैं इनके, और जो मैंने काम किया वो किसी कंपनी के लिए करता था, तो उस पर मेरा अख्तियार नहीं है। और बाकी कहानी तो होती है, अब कोशिश रहेगी कि जो लोग गेस्ट आते हैं उनके पास फ़ोटो होते हैं, वो हम डालने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर। सैयद मुश्ताक लिख रहे हैं, दिल को छू गया आज के एपिसोड, सच है इंसान नाम का जानवर जहाँ जहाँ गया सिर्फ तबाही लेकर आया। अभी कुछ दिन पहले तडोबा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को प्लास्टिक की बोतल अपने मुंह में ले जाते हुए देखा गया। भाई, टाइगर थोड़े ही शॉप से लेकर आया होगा, इंसानों ने बोतल वहाँ तक पहुँचाई। बड़े अफसोस की बात है। बताइए, वो बोतल लेके मुंह से ये संदेश दे रहा होगा टाइगर बेचारा कि अरे बेवकूफ़ हो, हमारी तरफ ये कचरा मत लाओ, लेकिन हम जहाँ जाएंगे तबाही लाएंगे। क्या कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। पराशर द्विवेदी जी कह रहे हैं, मेरे ख़त आपके शो में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया आपका सर, आगे भी लिखता रहूँगा प्लीज़। सोनू कह रहे हैं, जंगल ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु। फैज़, लास्ट ईयर अमनगढ़ गया था, वहाँ विद फैमिली, टाइगर देखने को नहीं मिला, दोबारा जाएंगे, आपने लिखा है। शबाब कह रहे हैं, एक्साइटेड फॉर सुंदरबन, शुक्रिया मेरे रिक्वेस्ट मानने के लिए खानचा। अरे रिक्वेस्ट आप लोग करते रहिए, खानचा और जमशेद भाई से पेश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। रविंद्र कुमार कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। किशन चौबे हैं, कह रहे हैं, अगर वीडियो में जगहों का मैप भी दर्शाया जाता तो और अच्छे से बात समझ आती। कोशिश रहेगी कि हम ग्राफिक्स ऐड करें उसमें। और शुभांगी कह रही है, लव दिस पॉडकास्ट एंड टोटली एग्री विद सर। थैंक यू। इमरान शेख कह रहे हैं, जी सर जी, पॉडकास्ट में इंडिया के अब तक के सबसे बड़े टाइगर का नाम और डिटेल्स बता दीजिए। पक्का करेंगे, टॉप 10 फेमस टाइगर ऑफ इंडिया पे एक एपिसोड हम करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। देवांशु केशरवानी साहब कह रहे हैं, आप दोनों को जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद साहब। मुझसे जमशेद मियाँ से नाराज़ हूँ, 4 एपिसोड से आप मेरा कमेंट शामिल नहीं कर रहे हैं, क्या मुझसे कोई नाराज़गी है? खानचा, आपको एक साथ जंगल के बारे में मैं एक बार जंगल को और जीना चाहता हूँ, प्लीज़
आप मेरे साथ जंगल की ट्रिप प्लान कीजिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या बात है। नहीं, ये बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ मैं जंगल में जा करके पॉडकास्ट करने की। आप साहब कहाँ से आपने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं जब भी किसी जंगल में जाऊँगा या उस इलाके में तो एक एपिसोड पहले मैं बता के जाऊँगा, ताकि आप सभी लोग मिल सकें, आपके साथ मेरी मुलाकात हो सके, मैं आपसे मिलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया सर। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। कमेंट्स में सारे पढ़ा, बहुत विराज अच्छे कमेंट्स भीमानी हैं। साहब हैं, थैंक यू सर। हिमांशु चौहान हैं, थैंक यू। दिनेश कुमार, प्रॉपर्टी पंडित, थैंक यू। थैंक यू। दिनेश साहब भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मोहम्मद फुरकान, जतिन चौधरी, थैंक यू। अंकित, थैंक यू अंकित। कुमार स्वामी, ये सभी, इन सभी लोगों ने कमेंट्स कमेंट्स किए मैं हैं। पूरे पढ़ता हूँ, मतलब मैं जब वीडियो चलाता हूँ तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोगों के रिएक्शन कैसे हैं। तो भाई कोशिश मेरी रहती है मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन थोड़ा वक्त की कमी, लेकिन वादा करता हूँ कि अब मैं कमेंट पे खुद आकर के रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर। एक आखिरी कमेंट और पढ़ लेते हैं। दिनेश कुमार साहब का लिखते हैं, खांचा और जमशेद भाई आपके साथ शो देखना, यूट्यूब पे कमेंट करते जाने का अलग ही मज़ा है। आमतौर पर जब प्रोग्राम अपलोड करते हैं उसी समय मैं देखता हूँ। आज कुछ लेट हो गया, आस्किंग मुआफ़ी। आज का एपिसोड थॉट प्रोवोकिंग था, स्पेसिफिक है, उसमें मैं अब बाद में चिट्ठी लिखूँगा। ज़रूर लिखिए साहब। दिनेश साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज के कमेंट्स और जो आपने चिट्ठियाँ भेजी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब आपको मालूम है कि आप हमारे जो व्हाट्सएप पर ग्रुप में शामिल हो गए। जो हमारे एपिसोड्स हैं उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि उसमें बहुत सारे स्पैम्स ऐड हो रहे थे, इसलिए हमने उसमें कुछ लोगों को रिमूव किया है उसमें से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही टेक्निकल, तो आप फ़ौरन उसे लिख दीजिएगा कि इस पर दिक्कत आ रही है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम रिजॉल्व कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आप उस पर वॉइस नोट भेज सकते हैं, प्लस वो हम फ़ौरन देखते रहते हैं, ग्रुप को चेक करते रहते हैं। करेक्ट। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ किसी टॉपिक पे बात करना, और अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।